4 नवंबर 2023 सुबह के 6:30 बजे का वक्त होता है जब राहगीर दैनिक क्रियाक्रम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। कोई जॉगिंग के लिए निकल रहा होता है तो कोई किसी तरह के काम के लिए निकल रहा होता है। तभी उनके कानों में एक बहुत ही तेजी के साथ आवाज आती है। आवाज को सुनकर लोग बाग आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहां जाकर देखा जाता है एक इको गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई है जिसका टायर फटा हुआ है। उससे जस्ट थोड़ी सी पीछे ही देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि वहां पर मृत अवस्था में बुरी तरह से लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उस डेड बॉडी की पहचान की जाती है। तो पहचान होने के बाद उसके परिजन वहां पर पहुंच जाते हैं। जो पत्नी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। उस व्यक्ति का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है। मरने वाले व्यक्ति का भाई कहने लगता है कि ये हादसा नहीं है, मेरे भाई को किसी ने मारा है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन पुलिस उस समय की वारदात को देखकर, जो वहां पर इको का एक्सीडेंट होता है, उस सब को देखकर यही कहती है कि ये तो एक महज एक्सीडेंट है, आप इसे ऐसा क्यों बढ़ा रहे। उसके बाद उस मामले को वहीं पर दबा दिया जाता है। लेकिन जो इसकी पत्नी होती है वो इस मामले को एक ग्रुप में भेजती है और ग्रुप में भेजने के बाद उसमें आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस ऑफिसरों का दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ने लगता है और जब पुलिस इस सब का खुलासा करती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबको पता चलता है कि ये हादसा नहीं था, ये तो बहुत बड़ा क्राइम था और एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इस व्यक्ति को मारा गया था। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये क्या प्लान था, किसने इस व्यक्ति को मारा था, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी के स्वर्ण जयंती बिहार की यह हकीकत की घटना है। 4 नवंबर 2023 की सुबह 6:30 बजे का वक्त होता है जब एक बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर होता है। रोड के किनारे एक इको एक पेड़ से टकराई हुई दिखाई देती है। वहीं पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी दिखाई देती है। पुलिस को आनन फानन में वहां बुला लिया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति की जांच पड़ताल में लग जाया जाता है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है ये व्यक्ति राजेश कुमार गौतम है और इसकी पत्नी का नाम उर्मिला उर्फ पिंकी है। इनके 2 बच्चे हैं। फिर इसकी पत्नी को इस सब के बारे में बताया जाता है तो पत्नी तहाड़े मारकर रोने लगती है। इधर उसके बाद राजेश कुमार का भाई भी वहां पर पहुंच जाता है और दहाड़े मारकर रोने लगता है। पुलिस वालों से कहता है कि ये महज एक हादसा नहीं है, मेरे भाई को प्लान के तहत मारा गया है, आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन पुलिस जो प्रथम वाकया देखती है उसे देखकर वो यही कहती है कि ऐसा नहीं है, आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से ही उसकी मौत हुई, आप तो ऐसे ही फालतू की बात कर रहे हो। इस मामले को वहीं पर दबा दिया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी जाती है। उसके बाद जो पत्नी होती है उर्मिला उर्फ पिंकी, वो अपने पति के एक व्हाट्सएप ग्रुप, जो नवोदय का ग्रुप होता है, उसमें रिक्वेस्ट डालती है और लोगों से कहती है कि मेरे पति की जांच पड़ताल होनी चाहिए, मेरे पति को किसी ने मारा है, मेरा पति खुद नहीं मरा है। उस ग्रुप में बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। जब आईएएस ऑफिसरों का पुलिस के ऊपर दबाव बनता है तो पुलिस भी इसमें टूटती है और इस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है। जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक इको गाड़ी इस व्यक्ति का काफी देर से पीछा कर रही थी और पीछा करने के बाद बहुत ही स्पीड के साथ इसके साथ एक्सीडेंट करती है। इसमें टक्कर मारने के बाद उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, वो पेड़ से जाकर टकरा जाती है। उसके बाद उसमें से ड्राइवर उतरता है और वहीं पर एक वैगनार गाड़ी आती है। उस वैगनार गाड़ी में वो व्यक्ति बैठ जाता है और बैठने के बाद यहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। जब वैगनार के बारे में पता किया जाता है तो वैगनार किसी विकास सोनकर के नाम पर रजिस्टर होती है। अब पुलिस विकास सोनकर के पास पहुंचती है, उसे सारा मामला पूछती है तो विकास सोनकर इधर उधर की बातों से बरगलाने लगता है। लेकिन जब पूरा सबूत उसके सामने रखा जाता है तो विकास सोनकर भी टूट जाता है और वो बताता है कि साहब, मेरे साथ में इस सब को करने वाला शैलेंद्र सोनकर है।
शैलेंद्र सोनकर के बारे में पता किया जाता है तो शैलेंद्र सोनकर के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे पता चलता है शैलेंद्र उर्मिला उर्फ पिंकी से बहुत ज़्यादा बातचीत किया करता है। तो जो सारी गुत्थी उलझी हुई थी वो सुलझती हुई नजर आने लगती हैं। उसके बाद उर्मिला उर्फ पिंकी जो कि राजेश कुमार गौतम की पत्नी होती है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शैलेंद्र सोनकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर विकास सोनकर को भी अपने कब्जे में रखा जाता है। इन तीनों से जब मिलकर बातचीत की जाती है, आमने सामने बिठाया जाता है तो एक ऐसा सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये मामला 2021 में पहुंच जाता है। साल 2021 में राजेश कुमार गौतम अपना एक घर बनाना चाहता था और घर बनाने के लिए इसी ग्रुप में एक मैसेज डालता है कि मुझे कोई अच्छा सा आर्किटेक्ट दे दो, उस आर्किटेक्ट से मैं अपना घर बनवा लूं। उसके बाद इसमें एक नंबर आता है और नंबर में शैलेंद्र सोनकर का नंबर दिया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है, ये आपका घर बना देगा। उसके बाद शैलेंद्र सोनकर को काम दिया जाता है। शैलेंद्र सोनकर इनके घर पर आकर काम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो राजेश कुमार गौतम है और उसकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी, इनके बीच में आपस में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती और राजेश कुमार गौतम अपनी पत्नी को बुरा भला कहता, उसके साथ में गंदा व्यवहार करता। ये सब वाकया शैलेंद्र कुमार सोनकर देखता रहता है और खुद इस उर्मिला से कहता है कि भाभी आप तो बहुत ही खूबसूरत हो और आप तो अच्छी भी हो, लेकिन आपका पति आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता। 2-3 दिन जब इस तरह की बात ये शैलेंद्र सोनकर कहता है तो कहीं ना कहीं उर्मिला उर्फ पिंकी भी शैलेंद्र सोनकर के प्रति आकर्षित हो जाती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में हो जाते हैं, अनैतिक रिश्तों में ये एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही काम चलता रहता है और अप्रैल 2023 में जो पति होता है राजेश कुमार, उसको पता चल जाता है कि तेरी पत्नी और शैलेंद्र सोनकर के अवैध संबंध हैं और इन दोनों को अब अलग कर देना चाहिए। उसके बाद शैलेंद्र सोनकर को अलग कर दिया जाता है, उसका घर में आना जाना बंद कर दिया जाता है। फिर भी पत्नी के साथ इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पत्नी लगातार शैलेंद्र सोनकर से बातचीत करती रहती है। वो बताती है कि मेरे पति के पास करोड़ों की संपत्ति है और इसने एक बीमा भी करवा रखा है, अगर ये मर जाता है तो 3 करोड़ तो हमें इंस्टेंट मिल जाएंगे, बाकी जो पैसा है वो तो हमारा ही होगा। उसके बाद जो पत्नी होती है उर्मिला, वो खुद अपने बॉयफ्रेंड शैलेंद्र सोनकर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत जो शैलेंद्र होता है अपने चचेरे भाई विकास के पास फोन करता है और उससे कहता है कि इस तरह से एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है। यहाँ पर विकास एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है जो ड्राइवर बनकर आता है, जिसका नाम सुमित कटेरिया होता है। ये लोग यहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत में एक फैसला लेते हैं। 4 लाख रुपए की डिमांड यहाँ इनसे की जाती है कि 4 लाख रुपए लगेंगे और इस व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से रास्ते से हटा दिया जाएगा। इधर जो पत्नी होती है, कुछ पैसा इसके पास होता है और कुछ जेवरातों को बेचकर ये 2.5 लाख रुपए की रकम इकट्ठा करती है और 2.5 लाख रुपए यहाँ शैलेंद्र को दे देती है। शैलेंद्र विकास को दे देता है और विकास उसे आगे सुमित कटारिया को दे देता है। यानी कि इनकी तारीख फिक्स हो जाती है। फिर ये रैकी करते हैं और 4 नवंबर 2023 की सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे का वक्त होता है जब राजेश कुमार गौतम टहलने के लिए घर से बाहर जाता है तो पीछे से एक इको गाड़ी आती है और इको गाड़ी इसमें इतनी तेजी के साथ टक्कर मारती है जिसकी वजह से वहीं पर इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन इको गाड़ी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका टायर फट जाता है, जो बहुत ही बड़ा एक विस्फोट के रूप में वहां पर लोगों को दिखाई देता है। जिस आवाज को सुनकर वहां पर लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं, उसके कार को चला रहा होता है वो विकास सोनकर होता है। अब पुलिस के सामने सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, सभी लोग पुलिस के सामने होते हैं। इनमें से फिलहाल के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें विकास सोनकर, शैलेंद्र और जो उर्मिला उर्फ पिंकी होती है जो राजेश कुमार की पत्नी होती है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती है और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर सुमित कटारिया जो ड्राइवर है, जो वैगनार को चला रहा था, वो अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी के अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम हो जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी ऐसा ही होता है। एक पत्नी अपने
पति की आदतों से तंग आ जाती है और आदतों से तंग आकर उसे मरवाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सुपारी दे डालती है और सुपारी की अबज में ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनाथ की तरह इस जहां में रह गए। दोस्तों, ना तो इस पत्नी को और इसके बॉयफ्रेंड को अब वो प्रॉपर्टी मिलेगी, ना ही ये उसका कोई सुख भोग सकते। अब ये सदा सदा के लिए जेल के अंदर ही रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,